बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुबारकबाद। बूढ़े ने दुल्हन की तरह सजी कोठी को हैरत भरी नज़रों से देखा। कोठी नूर का टुकड़ा लग रही थी। बहुत से मर्द और औरतें कोठी का रुख कर रहे थे। कारें आकर रुक रही थीं। मेहमान इनसे उतरकर कोठी की तरफ जा रहे थे। ऐसे में एक पैदल नौजवान बूढ़े के पास से गुजरने लगा। इसका रुख भी कोठी की तरफ था। ज़रा बात सुनना बेटा। नौजवान ठटक कर रुक गया। इसने नज़र भर कर बूढ़े को देखा, फिर बोला, जी फरमाइए, आप भी इस कोठी में जा रहे हैं ना? हाँ जी, इसने कहा। आज यहाँ क्या है? ये कोठी सरदार अहमद बेग की है। इनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ है। इस खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी है। सरदार अहमद के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बूढ़े की आवाज़ मारे खुशी के बेकाबू होने लगी। हाँ, क्यों, क्या बात है? क्या आप जानते हैं इन्हें? हाँ, मैं तो इन्हें जानता हूँ। वो मुझे नहीं जानते। बड़े कारोबारी आदमी हैं ना? जी हाँ, ये तो है। इनकी तो बहुत धूमधाम है। आपको इनसे कोई काम तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही कोठी की धूमधाम देखकर आपसे पूछ बैठा था। आपका शुक्रिया। वैसे किसी ज़माने में मेरा इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ था। इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर मुझे चाहिए कि कम से कम इन्हें बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद तो दे दूँ। क्या ख्याल है? अगर मैं मुबारकबाद के 2-4 जुमले लिखकर आपको दे दूँ तो आप इन्हें दे देंगे? क्यों नहीं, ज़रूर दूँगा। अच्छी बात है, मैं अभी लिख के देता हूँ। ये कहकर बूढ़े ने जेब से कागज़ निकाला और लिखने लगा। फिर कागज़ तय करके इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो बेटा, इन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे कौन आया था। जी अच्छा। लेकिन बड़े मियाँ, अगर आपका इनसे करीबी ताल्लुक़ रहा है तो आप इनसे मिल क्यों नहीं लेते? आज यहाँ लोगों की दावत है ना? मेरा अंदर जाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं और लोग ख्याल करेंगे कि खाने के लिए अंदर घुस आया है। जाहिर है मेरी वज़ाकता तो ऐसी है नहीं कि मेहमान नज़र आ सकूं। अच्छा ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं ये इन्हें दे दूँगा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है आपका? मैंने कहा, रेहान। अच्छा रेहान, जी हाँ, यही नाम है। अच्छा शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वो लगा मुड़ने। इस वक्त रेहान ने इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देख लिए, लेकिन वो कुछ पूछ न सका। अलबत्ता इसने उलझन ज़रूर महसूस की। फिर वो कोठी की जानिब कदम उठाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर इसने मुड़ कर देखा। वो देखना चाहता था बूढ़ा चला गया है या अभी खड़ा है। इसने देखा बूढ़ा भी चलते चलते मुड़कर कोठी की तरफ देख रहा था। एक बार इसकी नज़रें इस पर भी पड़ी, लेकिन इसने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कदम उठाने लगा। जब तक वो नज़रों से ओझल न हो गया, वो कोठी के अंदर दाखिल न हो सका। बूढ़े की नज़रों से ओझल होने पर इसने अपने दिल को टटोला। अब वहाँ पहले की निस्बत और ज़्यादा बोझ महसूस हुआ। वो इस बोझ को ना समझ सका। आखिर अंदर दाखिल हो गया। दावत शुरू हो चुकी थी। लोग खूब जोशो खरोश से खाने में मसरूफ़ थे। सरदार अहमद बेग की मसरूफियात का तो आलम ही कुछ और था।
बार बार इधर उधर दौड़कर मेहमानों को पूछ रहा था। रेहान ने इस पर एक नज़र डाली। कागज़ इसके हाथ में था। इसने सोचा इस वक्त ये कागज़ इसे देना मुनासिब नहीं होगा। अव्वल तो इसके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं है। यूं ही इधर उधर कागज़ गिरा देगा। वो नज़दीक तो रहता ही है, कल किसी वक्त दे देगा। फैसला करने के बाद वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। दूसरे दिन रात के वक्त इसने सरदार अहमद बेग के दरवाज़े पर दस्तक दी। मुलाजिम बाहर आया तो इसने सरदार अहमद बेग को पैगाम भेजा, वो इनसे मिलना चाहता है। रेहान इसका करीबी पड़ोसी था और सरदार अहमद बेग इस नौजवान को बहुत पसंद करता था। कभी कभार वो इससे घर का कोई कामकाज भी ले लेता था। इसने फ़ौरन ही इसे अंदर बुलवा लिया। अलैक सलैक के बाद इसने पूछा, कहिए रेहान साहब कैसे आए? मैं कल जब दावत में शिरकत के लिए आ रहा था तो आपकी कोठी से ज़रा फासले पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा नज़र आया था। इसने मुझे ये पर्चा दिया था और कहा था कि आपको दे दूं, लेकिन इस वक्त आप बहुत मसरूफ़ थे। मैंने सोचा आज फुर्सत में दे दूंगा। आपने अच्छा किया रेहान मियाँ, आपका शुक्रिया। ये कहकर सरदार अहमद बेग ने कागज़ ले लिया। इस पर लिखे अल्फाज पढ़कर इसने कागज़ जेब में डाल लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, चाय नहीं पिएंगे? फिर सही। और वो सीधा चला आया। ऐसे में इसने कई बार सोचा पूछ ले बूढ़ा कौन था, लेकिन पूछ न सका। इस वाक़े को कई दिन गुज़र गए। इसे बार बार बूढ़े का ख्याल आता रहा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसे भूल ही गया। इस शाम वो अपने दफ्तर से फारिग होकर घर आ रहा था। सरदार अहमद बेग की कोठी के करीब से गुज़रते हुए वो बहुत ज़ोर से चौंका। वही बूढ़ा खड़ा था। गैर इरादी तौर पर इसके कदम इसकी तरफ उठने लगे। अस्सलामु अलैकुम बड़े मियाँ। वो चौंक उठा, नज़रें इसके चेहरे पर जमा दी। चंद सेकंड तक देखता रहा, आखिर बोला, आप वही तो नहीं जिन्हें मैंने इस दिन पैगाम लिख कर दिया था? जी हाँ, मैं वही हूँ। आप आज फिर यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं महीने में एक बार यहाँ ज़रूर आता हूँ। लेकिन क्यों? बस इस कोठी को एक नज़र देखने के लिए। और क्या? रेहान जल्दी से बोला। और इस कोठी वालों की खैरियत मालूम करने के लिए। दरअसल गांव में एक पागल औरत रहती है। बस वो ज़िद करती है कि मैं यहाँ आऊँ और इनकी खैरियत की खबर इसे सुनाऊँ। वो कौन है? आप किस गांव में रहते हैं? सुंदर गांव में। मेरा नाम इब्रार अहमद है। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ा। फिर इसने अस्सलामु अलैकुम कहा और कदम उठा दिए। रेहान इसे देखता रह गया। एक बार फिर वही बोझ इस पर आ सवार था। अचानक वो बुड़बुड़ाया, मैं इस बोझ से निजात ज़रूर हासिल करूँगा। इतवार के दिन वो सुंदर गांव का रुख कर रहा था। वहाँ पहुंचकर इब्रार अहमद का घर तलाश करना ज़रा भी मुश्किल साबित ना हुआ। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। वो सुबह का वक्त था। दरवाज़ा खुला तो इब्रार अहमद की हैरत ज़दा आवाज़ सुनाई दी। ओह, ये आप हैं? आइए अंदर आ जाइए। कौन है मियाँ साहब? अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी।
शहर से कोई साहब आए हैं, इसने कहा और इसे अंदर ले आया। छोटा सा घर था, 2 कमरे का। इसकी हर चीज़ से गुर्बत टपक रही थी। कैसे आए बेटा? मैं अपनी उलझन दूर करने के लिए आ गया हूँ। उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगे। आपका सरदार अहमद बेग साहब से क्या रिश्ता है? आप वहाँ क्यों जाते हैं? ये कोई नई कहानी नहीं, दुनिया में ऐसा ही होता रहा है। हमारे साथ कोई नई बात नहीं है। बस वो ज़्यादा पढ़ लिख गया ना, हम गंवारों को अपने साथ नहीं रख सकता। तो क्या वो आपको अखराजात देते हैं? अखराजात की हमें ज़रूरत ही नहीं। हम दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। देहात में इतना काम सभी को मिल जाता है। कटाई का मौसम है, सब्जियां तोड़ने का काम, ये काम सारा साल चलते रहते हैं। मतलब ये कि वो आपसे मिलते भी नहीं। अगर मिलते तो ये वहाँ जाकर बाहर से क्यों आने लगे? बुढ़िया दर्द भरे अंदाज में लंबा सांस भरकर बोली, आपने इस दिन कागज़ पर क्या लिख कर दिया था? ये कि मुबारक हो, बहुत आरज़ू थी तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों तड़पते रह जाते। अब बहुत सुकून है, वो पैदा हो गया जिसका इंतज़ार था। बस ये लिख कर दे आया था। इसका क्या मतलब? वो पैदा हो गया जिसका इंतज़ार था। बेटे, तुम नाश्ता किस चीज़ से करते हो, चाय या लस्सी? मतलब ये कि आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये मेरी और इस बुढ़िया की ख्वाहिश है कि सरदार का बेटा भी खूब पढ़े लिखे, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बने। और क्या? इसने बेचैन होकर कहा। मुझे इससे आगे क्या कहना चाहिए सरदार की माँ? वो एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। कोशिश करे तब भी, बुढ़िया बोली। लेकिन बेटा, एक दिन आएगा जब तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरा बोझ उतर गया। अब मैं कोई बेचैनी महसूस नहीं कर रहा। रेहान के मुंह से निकला, अल्लाह का शुक्र अदा करो मियाँ। फिर वो इनके घर का सादा नाश्ता करके वहाँ से चला आया। 30 साल बाद इसे इस सवाल का जवाब मिल गया। सरदार अहमद बेग का कारोबार इन 30 सालों में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। कोठी बिक चुकी थी, अब वो किराए के मकान में रहता था। बुढ़ापा इस पर बुरी तरह सवार हो चुका था। ताहम इसने अपनी कारोबारी ज़िंदगी में अपने बेटे को आला तालीम ज़रूर दिलवाई थी। इसकी एक बड़े घराने में शादी भी कर दी थी और अब वो एक बड़ा सरकारी अफसर बन चुका था। बाप से अलग कहीं और रहता था। रेहान इस रोज़ किसी दोस्त से मिलने गया तो एक शानदार सजी बनी कोठी के सामने इसे बूढ़ा सरदार अहमद खड़ा दिखाई दिया। इसे एक झटका लगा। सरदार अहमद बेग, ये आप हैं? इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कई सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, अच्छा, ये आप हैं रेहान? हाँ, आपने ठीक पहचाना। लेकिन आप यहाँ कैसे खड़े हैं? वो सामने वाली कोठी देख रहे हो? ये मेरे बेटे की है। आज इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ओह, रेहान धक से रह गया। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। बिल आखिर 30 साल पहले के सवाल का जवाब मिल चुका था।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।